नमस्ते। नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब कुशल मंगल हो। तो हम लोग कौन से इकाई के चर्चा कर रहे हैं? कौन सी इकाई के बारे में चर्चा कर रहे थे? ऊष्मा एवं ताप। हमारा पांचवा इकाई ऊष्मा एवं ताप। हम लोग आज ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक के बारे में चर्चा करेंगे। यानी गुड कंडक्टर्स ऑफ एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, है ना। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी ऊष्मा के सुचालक। सुचालक क्या है? गुड कंडक्टर्स तथा कुचालक बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं ये क्या है, ऊष्मा के सुचालक और ऊष्मा के कुचालक। ये क्या है जरा देखते हैं। जैसे कि लोहे या स्टील की छड़ की एक सिरे से गर्म करने पर, हमने पिछले बार प्रयोगों में दिखाया आपको, तो एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा चालन विधि द्वारा गर्म हो जाता है। जबकि अगर आप एक सूखी लकड़ी को लो और उसके एक सिरे को गर्म करना शुरू कर दो और आप अपना हाथ उसके आखिर हिस्से में रखो, तो आपको पता चलेगा कि आपका हाथ जो है, यानी वो जो लकड़ी जो है, गर्म होते होते हुए आगे नहीं आ रहा है। वो जल जाएगा लेकिन क्या नहीं होगा, आखिर तक गर्म नहीं होगा। जबकि हमने क्या देखा लोहा की छड़ में, और हमने क्या देखा स्टील की, जब हमने चम्मच डाला तो आखिरी हिस्सा हमें क्या हुआ, गर्म होता हुआ मिला। तो स्टील या लोहे में ऊष्मा सुगमता पूर्वक स्थानांतरित होती है, परंतु सूखी लकड़ी में ऐसा नहीं होता। तो क्या है ऊष्मा के सुचालक? जिन पदार्थों में जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण, किसका संचरण? जिन पदार्थों में ऊष्मा जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक, यानी आसानी से, कैसा होता है? आसानी से, सुगमता पूर्वक पूर्वक होता है। यानी आसानी से जिनमें क्या होता है, ऊष्मा का संचरण होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? ऊष्मा के सुचालक। क्या कहेंगे? ऊष्मा के सुचालक कहेंगे। ऊष्मा के सुचालक। तो ऊष्मा के सुचालक यानी जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्मा का सुचालक कहेंगे। जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि, है ना। बहुत सारी चीजें जिसमें क्या होता है, सुगमता पूर्वक किसका? ऊष्मा का संचरण होता है। और जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक नहीं होता नहीं होता उन्हें हम क्या कहेंगे? कुचालक कहेंगे। ऊष्मा का कुचालक। तो ऊष्मा का कुचालक कौन सा है? जिन पदार्थों में जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक नहीं होता, उन पदार्थों को हम लोग क्या कहेंगे? कुचालक कहेंगे, यानी बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जैसे कि लकड़ी हुई, कांच हुई, फिर ऊन, है ना। इन सब में क्या है, किसका
संचरण नहीं हो रहा है ऊष्मा का बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं। अब हम लोग इसको एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। क्रियाकलाप 5.9 आपकी किताब में दे रखा है, जरा सभी ध्यान से देखिए उस क्रियाकलाप को। तो इसको जो है हम इस क्रियाकलाप द्वारा आसानी से समझते हैं। कुचालक तथा सुचालक की पहचान। इसमें जो है क्या कर रखा है, एक स्टैंड ले रखा है और स्टैंड में एक समान आकार एवं लंबाई की कांच तथा धातु की एक एक छड़ लीजिए। यानी एक में किसका है, किसका छड़ ले रखा है, कांच का, और एक में धातु का। और दोनों छड़ों में क्या कर रहे हैं, दोनों छड़ों पर समान दूरी पर मोम की सहायता से क्या कीजिए, डाइंग बोर्ड पिन चिपकाई। देखिए पिन चिपका रखा है, कांच की छड़ है इसमें पिन चिपका रखा है, और धातु की छड़ है इसमें भी क्या है, 3 पिन चिपका रखा है। उसके बाद क्या कीजिए, दोनों यहाँ पर बीच में क्या रख दीजिए, एक स्पिरिट लैम्प रख दीजिए और उसको जलाइए। फिर दोनों के आखिरी हिस्से को स्पिरिट लैम्प द्वारा गर्म कर लीजिए, गर्म कर दीजिए। तो क्या होगा, जो धातु है, धातु क्या है, ऊष्मा का सुचालक है ना, तो आसानी से हमने देखा कि ऊष्मा का संचरण होगा इसमें। तो धातु की जो छड़ है उसमें क्या होने लगता है, कील एक एक करके गिरना शुरू हो जाता है ना। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, कांच की, इसमें कोई भी असर नहीं हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि कांच की छड़ के तुलना में धातु की छड़ में क्या है, ऊष्मा का संचरण आसानी से। तो धातु की छड़ क्या है, ऊष्मा का सुचालक। और हमने क्या देखा, कांच क्या है, ऊष्मा का कुचालक। यानी इसमें जो है ऊष्मा का संचरण नहीं हो रहा है। तो इस प्रयोग से हमें यह पता चला कि ऊष्मा जिसमें आसानी से संचरण होता है, सुगमता पूर्वक संचरण होता है, उसे सुचालक कहते हैं। और जिन वस्तुओं में सुगमता पूर्वक संचरण नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। अब हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जो डेली यूज, जो दैनिक जीवन में हम लोग क्या है, ऊष्मा है ना, ऊष्मा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और सुचालक एवं कुचालक पदार्थों का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सुचालक तथा कुचालक पदार्थों का उपयोग सदैव होता रहता है हमारे डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में। ऊष्मा के अच्छे चालक होने के कारण पीतल तथा एल्युमिनियम के बने बर्तनों का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा जब किचन में जाते होंगे तो ऊष्मा का सुगमता जल्दी गर्म हो जाता है, जिस वजह से एल्युमिनियम और पीतल के बने हुए बर्तनों का किसके लिए उपयोग किया जाता है, खाना बनाने के लिए। और ऊष्मा के कुचालक होने के कारण धातु बने बर्तने, जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आप चाय की पतीली देखो तो उसमें जो हैंडल होता है वो या तो लकड़ी का होता है, या प्लास्टिक का होता है, या बांस का होता है, या बैकलाइट, यानी कोई भी जो कुचालक है। क्योंकि हमें क्या है, चाय बनाते समय अगर आप हैंडल को पकड़ोगे, अगर वो धातु का बना होगा तो वो गर्म, क्योंकि हमें पता है ऊष्मा का प्रवाह होता है तो गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए ऊष्मा के कुचालक होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, इसके हैंडल का अलग अलग उपयोग करते हैं। यानी कुचालक वस्तुओं से इसके हैंडल बनते हैं। और बर्फ के पिघलने से बचाने के लिए, बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए इसकी चारों ओर हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी का बुरादा अथवा ऊनी कपड़ा लिपेट देते हैं। इससे ऊष्मा का संचरण कम होता है। यानी इसको ना पिघलने, बर्फ को अगर हम जल्दी ना पिघलने दे तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक या कपड़े आदि में उसको लपेटने से क्या होता है, वो जल्दी से नहीं पिघलता है। और झाड़ों के दिनों में, यानी सर्दी के दिनों में ठंड से बचने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ऊनी कपड़ों का, क्योंकि वो जल्दी हमारे अंदर क्या नहीं, सर्दी हमारे अंदर को घुसने नहीं देती और हमारे जो अंदर की जो गर्मी है उसे बाहर नहीं जाने देता। तो इस तरह से हमने ऊष्मा के सुचालक और कुचालक के बारे में चर्चा किया। अब आप देखेंगे
पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, किस तरह से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तित होता है। यानी पदार्थ आपने जब पढ़ा होगा कि पदार्थ की जो है कितनी अवस्थाएं पढ़ी है आपने, पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ी है ना। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पढ़ी है, 3 अवस्था पढ़ी है। जरा याद कीजिए कौन कौन सा है। ठोस रूप, बिल्कुल सही। पहला कौन सा है, ठोस रूप। पहला कौन सा है, ठोस रूप। दूसरा द्रव रूप। और तीसरा कौन सा है, गैस रूप। गैस रूप, ठोस, द्रव, गैस, है ना। पदार्थ की 3 अवस्था है, ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड, गैस है ना, गैस यानी गैस फॉर्म। अब जो है, अगर हम एक बीकर में थोड़े से बर्फ लेंगे, क्या करेंगे, एक बीकर में हम लोग कुछ टुकड़े बर्फ के लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, उसको टाइपैड में रखकर स्पिरिट लैम्प से गर्म कीजिए। और गर्म करने पर आप देखिएगा क्या उसमें परिवर्तित हो रहा है, क्या परिवर्तन चल रहा है। ध्यानपूर्वक देखिए। आप देखते हैं कि बर्फ जो है ठोस पिघलकर किसमें हो जाएगा, यानी बर्फ का रूप, बर्फ क्या है, ठोस रूप है, तो वो ठोस रूप पिघलकर किसमें हो जाएगा, जल रूप में बदल जाएगा, है ना। वो ठोस रूप किसमें बदल जाता है, जल रूप में बदल जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, यानी जल, द्रव रूप। और उसके बाद गर्म करने पर वो किस रूप में बदलता है, वाष्प के रूप में, है ना। वाष्प के रूप में क्या होता है, जल ऊपर की तरफ उड़ता है वाष्प के रूप में। तो वाष्प कौन सा रूप है, वाष्प है गैस फॉर्म। अतः ऊष्मा देकर हमने कैसे इसको बदला, ऊष्मा देकर किसी पदार्थ की अवस्था में हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ऊष्मा देकर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ की अवस्था में हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। अतः क्या स्पष्ट हुआ इससे कि जब हमने ऊष्मा दिया तो बर्फ जो है किस रूप में बदला, है ना। बर्फ यानी बर्फ क्या है, ठोस रूप है। कौन सा रूप है, ठोस रूप। उसको गर्म करने से किस रूप में बदल गया, वो जल रूप में बदल गया, है ना। जल यानी द्रव रूप में बदल गया। और उसको फिर गर्म करने से क्या हुआ, कौन से रूप में वो बदला, वाष्प के रूप में, जो कौन सा रूप है, गैस रूप, गैस। तो इस प्रकार किसी जल वाष्प को ठंडा करने पर जो वाष्प जल गैस है, पहले जल, द्रव और फिर क्या होगा, बर्फ ठोस में बदलता है। तो हमने जब ठंडा किया तो वापस इसी तरह से होने लग पड़ा। पहले क्या हुआ, ये जल में बदलना शुरू हुआ, उसके बाद फिर हमने और ठंडा किया तो बर्फ रूप में बदल गया। तो अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ का ताप नियत रहता है। यानी अवस्था में जब परिवर्तन होता है तब क्या होता है, पदार्थ का ताप वो नहीं बदलता। पदार्थ का ताप कैसा रहता है, नियत रहता है। यानी जब आपने बर्फ को क्या कर दिया, पिघलाना शुरू कर दिया, तो पिघलकर एक अवस्था ऐसा आया जब उसने अपना रूप बदलना बंद कर दिया। तो जब भी अवस्था में परिवर्तन होता है ना, जब बर्फ को क्या किया, गर्म किया, तो एक समय ऐसा आया जब उसके रूप में कोई भी बदलाव नहीं आया। तो कुछ पदार्थ गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय रूप में बदल जाते हैं। हमने देखा था ना ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, उसमें सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं कुछ, है ना। जैसे कि हमने नेफ्थलीन बॉल देखा था,
वो सब क्या है, सीधा ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। ऐसे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। अब अगला हम बात करेंगे गलनांक। अब देखिए ये क्या है। तो ये सब हम क्या देख रहे हैं, ऊष्मा देने से किस तरह के प्रभाव एक एक वस्तुओं में पड़ता है। अब जो है अगला है गलनांक। अब देखिए ये क्या है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है ना। गलनांक क्या है, वह निश्चित ताप जिसमें क्या होता है, कोई भी ठोस गर्म करने पर किस में बदलता है, द्रव में बदलता है। किस में बदलता है, द्रव में बदलता है। उस पदार्थ को गलनांक कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक कितना है, 0 डिग्री। बर्फ का गलनांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। आपके इसमें एक प्रयोग दे रखा है, चित्र 5.10। इसमें हम देखेंगे कि कैसे कर रखा है। तो इसमें जो है क्या है, दो अवस्थाएं दे रखी है। कौन सी अवस्थाएं दे रखी है, दो अवस्थाएं दे रखी है, जिसमें कि आप लोग क्या देखोगे कि गलनांक है ना, किस तरह से हम क्या कर रहे हैं, बर्फ को पिघलाने से क्या क्या हो रहा है, ये देखिए ये ब है। तो आ एक चित्र भी आपके इसमें दे रखा है, जिसमें क्या है, बर्फ को पिघलाने से वो क्या होता है, वो पानी में बदल जाता है ना, पानी में बदल जाता है। और 0 डिग्री सेल्सियस है बर्फ का गलनांक का ताप। अब हम देखते हैं क्वथनांक क्या है। अगला देखते हैं, उसका चित्र दे रखा है, देखिए। तो क्या है, ठोस को गर्म करने पर वो द्रव में बदलता है। और उसका उदाहरण क्या दे रखा है, बर्फ दे रखा है, जिसका गलनांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। अब अगला देखिए, क्वथनांक क्वथनांक क्या है। अब हमने देखा, ऊपर जो हमने उदाहरण देखा उसमें क्या है, हमने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को हमने गर्म किया। अब जो बर्फ को हमने 0 डिग्री सेल्सियस तक लेकर आए, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसको हमने गर्म कर दिया। ये देखिए एक चित्र दे रखा है आपकी किताब में 5.10, जिसमें जो है हमने एक भगोने में क्या कर दिया, 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को गर्म करना शुरू कर दिया। अब पानी का ताप जो है बढ़ता है, और पानी का ताप जब 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, कहाँ तक पहुंच जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक जब पहुंच जाता है, तो दी गई ऊष्मा से पानी का ताप नहीं बढ़ता है। उससे क्या है, यहां तक जब पहुंच गई है तो उसके बाद पानी का ताप नहीं बढ़ता है, और पानी उबलने लगता है। ये देख रहे हो ना, उबल कर क्या आ रहा है, वाष्प ऊपर आ रहा है। तो इससे ये स्पष्ट है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी क्या कर रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी को दी गई ऊष्मा पानी को क्या किस में बदल रही है, जलवाष्प में बदल रही है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद ये क्या है, ये जलवाष्प में बदल रही है। अर्थात द्रव को गैसीय अवस्था में बदलने में क्या होती है, व्यय होती है। यानी हम ये निश्चित ताप पर
वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है उसे गैसीय अवस्था में बदलता है। जब एक निश्चित ताप के बाद जब उबलना शुरू होता है तब वह गैसीय अवस्था में बदलता है। वह दिए गए द्रव को क्या बोलते हैं हम लोग? क्वथनांक कहते हैं। तो आपको इसका क्या उदाहरण है? यानी गैसीय अवस्था में, यानी जब क्या उबलता है, देखिए द्रव जब उबल रहा है किसमें बदल गया? वो द्रव 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 किस में बदल गया? गैसीय अवस्था में। गैसीय अवस्था में बदल गया। और पानी का क्वथनांक कितना है? क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। उसके बाद क्या होता है? ये उबलना बंद हो जाता है, यानी ये इतना 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद इसमें वाष्प बनकर उड़ना शुरू हो जाता है। और बर्फ का कितना हमने देखा? 0 डिग्री सेल्सियस तक। अब हम देखते हैं ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा किस तरह से प्रभाव डालती है? प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव। किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर सामान्य रूप से कैसे परिवर्तित होता है? पहला, पदार्थ के ताप में वृद्धि होती है। क्या होता है? पहला, पदार्थ के ताप में वृद्धि। पदार्थ के ताप में क्या होता है? वृद्धि होता है। में वृद्धि। दूसरा जो है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। और तीसरा जो है पदार्थ में प्रसार होता है। पदार्थ में प्रसार होता है। तो हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर क्या होता है? जब उसमें हम ऊष्मा प्रदान करते हैं, पदार्थ के ताप में वृद्धि तथा पदार्थ के ताप में वृद्धि तथा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का अध्ययन कर, हम क्या कर चुके हैं? इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। यानी पदार्थ के ताप में किस तरह से वृद्धि होती है और अवस्था में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं। अब देखते हैं पदार्थ का प्रसार क्या है। पदार्थ का प्रसार क्या है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ऊष्मीय प्रसार, सबसे पहले हम देखते हैं ऊष्मीय प्रसार। अब देखिए ये क्या है। ठोस, द्रव तथा गैस के ताप को बढ़ाने पर, यानी ठोस, द्रव तथा गैस के जो ताप जब बढ़ते हैं, जब बढ़ाने पर उनके आयतन में क्या होता है? प्रसार होता है। अब आपको हम उदाहरण देते हैं किस तरह से। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रसार, यानी उसके आयतन में प्रसार होता है। अब देखते हैं किस तरह से। अब ठोसों का प्रसार, किस तरह से ठोस में प्रसार होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि स्टील के दो गिलास जब एक दूसरे में फंस जाते हैं, जब एक ग्लास के अंदर दूसरा ग्लास जब फंस जाता है तब क्या होता है? उन्हें गर्म करने पर आसानी से हम लोग उसे निकाल सकते हैं।
हम लोग सोचते हैं किस तरह से निकाले कर खींचते हैं, लेकिन क्या होगा जब हम उसमें ऊष्मा का प्रसार करेंगे, जब हम उसे गर्म करेंगे, तब वो आसानी से निकल जाता है। तो हम देखते हैं वो आसानी से किस तरह से निकलता है। इसकी चर्चा हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे, ऊष्मीय प्रसार। तो आज के लिए इतना ही। सारे अच्छे से सभी बातों को पढ़कर आएंगे, लिख कर आएंगे। आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।